बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज़ रिलेटेड टू द टू डिमेंशनल मोशन। और ये लास्ट टाइम हमने टू डिमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस स्टडी डिस्कस किया था। आज हम उसको डिटेल के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू आवर कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 43 PHY 301 BS Food Science and Technology, third semester morning, fall 2021. In the last lecture, we have discussed about the two-dimensional motion, example of two-dimensional motion. फिर हमने projectile motion की बात की थी और as a case study we have discussed about two types of motion, in particularly which included the projectile motion, circular motion, and some numerical problems and their uh, solution. Now in this lecture we are going to start about the projectile motion. We will discuss about कि ये कौन सी मोशन है और ये किस तरह से होती है, इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और किस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उस बारे से किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं, वो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। देन वी विल आल्सो डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हिंट्स और ये किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। So, as we know that in the previous lecture we have discussed that the two-dimensional motion of the body under the influence of gravity is called the projectile motion. जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि आपके पास एक ऐसी टू डिमेंशनल मोशन होती है बॉडी की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। टू डिमेंशनल मोशन से मुराद था कि आपकी जो बॉडी होगी वो दो तरह के वेरिएशन में इन्वॉल्व होगी और दो तरह के डायरेक्शंस चाहिए होंगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है और एक होगी आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के हिसाब से हम इनको एक्सप्लेन करते हुए देख कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एज यू हैव कि आपने किसी प्रोजेक्टाइल को पोजीशन ए से लॉन्च किया है और विद द पैसेज वी हैव पर्टिकुलर वेरिएशन इन द वेलोसिटी। तो उस हवाले से आपकी वी आई जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की। तो उस हवाले से हम इसके दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं। एज यू कैन सी ये एक्स के लॉन्ग है, ये वाई के लॉन्ग है। तो उस हवाले से जो है हमारे पास ए पोजीशन के हिसाब से अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व किया जाए तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं। वो कौन-कौन से हैं जी? वी एक्स आई यूनिट वेक्टर एंड वी वाई कंपोनेंट ऑफ ith वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए हैं रिज़ॉल्व करने के लिए, ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये अलोंग वाई एक्सिस। अगर आप देख सकें तो हम आपको क्लियर कर दें यहाँ पे भी सिचुएशन को कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाला हिस्सा जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये वाला हिस्सा किसके अलोंग होगा? इट विल बी अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये वी वाई कंपोनेंट है किसका जी? इनिशियल वेलोसिटी का। सो दैट साइड इज रिटन एज वी वाई आई यूनिट वेक्टर एंड दिस इज रिटन एज वी एक्स आई यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर है ये, दूसरे वेक्टर का हेड से लेके टेल तक का आपके पास आ जाएगा। तो उस हवाले से हमारे पास क्या आ जाएगी जी? एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो जाता है दैट इज कॉल्ड वी आई। तो ये हेड टू टेल रूल की बदौलत हमने इनको एक्सपेंड किया हुआ है, अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है। इसमें गौरतलब बात ये है कि जो ग्रेविटी है इट इज़ डाउनवर्ड और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ग्रेविटी जब डाउनवर्ड है तो जैसे-जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, आपका जो वाई कंपोनेंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे वाई कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे वाई कंपोनेंट कम है और सी पोजीशन पे वाई कंपोनेंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ है। फिर डी पे वाई कंपोनेंट जो है वो रिवर्स हो गया है एंड देन अगेन फ्रॉम ई पोजीशन ये वाई कंपोनेंट जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, वो रिवर्स होते-होते ये ई पोजीशन बता रही है कि यहाँ पे बॉडी स्टॉप नहीं करती बल्कि फर्दर चलती रहती है। तो उस हवाले से हम इस पोजीशन और
इनकी डायनामिक्स को स्टडी करना चाहते हैं। एक्चुअली ये क्यों हो रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास जो टोटल वी है, वो वेरी कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम और इसमें एक कॉमन बात है एंड दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जो हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे भी बी पोज़ीशन पे भी, सी पोज़ीशन पे even though on D position and on E position it remains constant। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी का, जबकि आपके पास क्या है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज करता है और उसकी रीज़न है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है और बॉडी को वो क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो वर्टिकली इन्फ्लुएंस करती है, ना कि हॉरिजॉन्टली भी इन्फ्लुएंस करती है। So that is why आपके पास जो है with the passage of time velocity of y component is going to be decrease। maximum height के ऊपर जो है वो बॉडी के पास कौन सी सिर्फ velocity होती है, बॉडी हैज ओनली x component है। तो ये हॉरिजेंटल है, आमतौर पे हम ये समझते हैं जब कोई बॉडी हाइट पे जाती है तो आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। बट फॉर द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी जो है उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा, हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, बाकी कंपोनेंट क्या होंगे, खत्म हो जाएँगे। तो इस हवाले से हम इनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आपने अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और उस हवाले से वो प्रोजेक्टाइल थ्रो होने के बाद आपके पास कितनी वैल्यू बनती है, उसकी मैक्सिमम रेंज किस तरह फाइंड आउट की जाती है, ये सारी चीज़ें, उसकी हाइट किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, ये सब कुछ। और एक जगह से दूसरी जगह इधर तक पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ जो है हम निकालना चाहते हैं। ये बाय कंपोनेंट अप्रोच। एक एनिमेशन के तौर पे भी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो भी की जा सकती हैं, जैसा कि आपके पास है। यू कैन सी हियर कि आपके पास अगर हम देखें तो ये लॉन्चर है, लॉन्चिंग पैड है, जहाँ से आपकी बॉडी जो है वो मूव करती हुई जा रही है और दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देख सकें, तो आप इस मॉनिटर को देखिएगा, ये फ़ॉलो करवा रहा है एक पर्टिकुलर पाथ को और इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ये जो है टाइम है एंड ज़ाहिर-सी बात है आपने जब किसी लॉन्चर को लॉन्च करवाने के बाद छोड़ा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज़ अ फ्लाइट। तो ये जो टाइम होगा दिस विल बी कॉल्ड एज़ अ टाइम फ्लाइट। यहाँ लॉन्चिंग पैड से छोड़ने के बाद यहाँ तक की पोज़ीशन। तो ये हमारे पिछले कंपोनेंट वाले पार्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जैसे-जैसे एक हाइट के बाद ये कंपोनेंट रिवर्स होना शुरू होते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें कॉमन देखने वाली हैं, वो कौन-कौन सी हैं जी? एक है जी हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 60 मीटर पर सेकंड ही रहता है थ्रू आउट द एंटायर फ्लाइट। बट आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा जी? बट फॉर द केस ऑफ y component we have here the variation। इनिशियली बॉडी पॉजिटिव कंपोनेंट रखती है, फिर हम मैक्सिमम हाइट पे जाके वो ज़ीरो हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो क्या हो जाती हैं जी? नेगेटिव कंपोनेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कंपोनेंट वाइज़ एनिमेशन आपको ये बता रही है कि वेरिएशन न्यूमेरिकली कैसे चेंज की जा रही हैं। अगर हमारे पास इस तरह की सिमुलेशन और इस तरह की मोशन होगी, तो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से भी कैसे ट्रीट किया जा सकता है इसको। So with some other definitions, अगर हम देखें तो any object that continues in motion by its own inertia and in is influenced only by the downward force of gravity or and air resistance। तो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होगी जिसके अंदर बॉडी जो है वो अपने ही इनर्शिया को काउंट करती है और डाउनवर्ड लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से चलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। An object thrown straight upward is a projectile motion. An object thrown upward at an angle to the horizontal is also known as the example of in the type of the projectile motion. In this picture, you can see here, we can have different situations here. As you can see here, this is basically the example of free fall like, but obviously there should, there
यू कैन से हियर कि यहाँ पे भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की ही टाइप है, जिसके अंदर आप फ्रीली बॉडी को रेस्ट से छोड़ते हैं और वो डाउनवर्ड एक्ट करती हुई जा रही है हमारे पास। इसी तरह से एक बॉय है, वो आप किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर बॉल को थ्रो करते हैं और ख़ास टाइम के बाद बॉल अपने आप को रिटर्न करती है। सो दिस इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफरेंट कैटेगरीज़ को अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है वो जो सबसे पहला थ्रो है, इट्स जस्ट लाइक दिस वे। अगर ये वाले थ्रो की मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इसके पाथ को अगर मैं फॉलो ट्रेस करता जाऊँ, इन पॉइंट्स को मिला दूँ तो ये बनता है। और अगर हम इसकी बात करें कि मैंने किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मुताबिक इसको फॉलो करवाया है तो ये इसके लिए ये बनता है। इन तीनों को ही अगर गौर किया जाए, अगर मैं इस पहले वाले हिस्से की बाकी चीज़ें भी ट्रेस आउट करना शुरू करूँ तो यू कैन सी है कि ये तीनों ही शेप के लिहाज से ऑलमोस्ट क्या बनते हैं जी, पैराबोला है। तो उस हवाले से इन तीनों की जो शेप होगी वो ऑलमोस्ट पैराबोला को फॉलो करते हैं और ये पैराबोला जो है ये डील करते हैं इसकी आमतौर पे प्रोजेक्टाइल मोशंस के हिसाब से। तो हम जो है इन पैराबोलास के साथ थ्रू भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से और किस लिहाज से। बट If we are interested to just know about the track of the projectile कि ये ट्रैक कैसा है, तो हम इसको जनरली तौर पे पाथ इस पाथ को ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। तो आमतौर पे कहेंगे द पाथ इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी, जो कि किसके बाद प्रोजेक्टाइल के थ्रू से फॉलो किया जाता है। वो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो ट्रैजेक्टरी होती है और जो प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक शेप की होती है। तो याद रखिएगा एक तो पाथ जो है वो आपके पास किसका होता है, वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, वो ट्रैजेक्टरी कहलाता है और वो जो ट्रैजेक्टरी होगी वो पैराबोलिक शेप की होगी। तो इस हवाले से भी चीज़ों को देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। खुसूसियात कौन-कौन सी हैं? द प्रोजेक्टाइल मोशन हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इस फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, जस्ट लाइक अ फुटबॉलर, प्लेयर जो है फुटबॉल प्लेयर जो किक मारता है फुटबॉल को और वो फुटबॉल जो है फॉलो करता हुआ एक प्रोजेक्टाइल मोशन को और एक पैराबोला को फॉलो करता हुआ जाता है। तो वो एक टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इसने कितनी दूर तक किक मारी है एंड इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देन द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये कितनी हाइट तक किक कर सकता है और मैक्सिमम कितनी हाइट के बाद ये बॉल रिटर्न होती हुई अपने एंडिंग पॉइंट पे चली गई है। थर्ड वन जो है दैट इज़ द रिलेटेड टू द टाइम, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स पाथ एंड इट इज़ नोन एज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। So we are having interested in compute all these three things। क्या हम इन तीनों चीज़ों को कंप्यूट करना चाहते हैं? एक तो है कि इसकी रेंज कितनी है, सिमिलरली एक जो है उसकी हाइट कितनी है और एक जो है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दी आरएचटी। तो ये इसकी मेजर खुसूसियात के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए देखें, सबसे पहले हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालना चाहते हैं। बस उससे निकालने से पहले देयर आर सम पर्टिकुलर कह लें कि एनालिसिस करने के लिए कोई बेसिक कंडीशंस हैं, वो देखते जाएँ। कंसीडर द मोशन ऑफ द सुपरपोज़िशन ऑफ द मोशन इन एक्स एंड वाई। तो ऑब्वियसली जब आपके पास वो वेलोसिटी और अपना वेलोसिटी के 2 हिस्से होंगे, एक्स वाला हिस्सा और वाई वाला हिस्सा। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि आपकी जो बॉडी की मोशन है वो एक्स और वाई के हिसाब से सुपर इम्पोज़ करती हुई जा रही है। तो हम इसको रिजल्टेंटली डिस्कस कर सकते हैं। द एक्चुअल पोज़ीशन ऑफ एनी इंस्टेंट इज़ गिवन बाय। ये एक्चुअल पोज़ीशन जो है हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म्स पढ़ी थी। तो उसके मुताबिक जो है आरएफ इज़ इक्वल टू आरआई प्लस वीआईटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तब हमने पढ़ा था एफ इज़ इक्वल टू वीआईटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो उसके लिहाज से देखी गई है। तो पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से इस तरह से भी कंप्यूट कर सकते हैं कि आरएफ माइनस आरआई
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वी आई टी। एक्चुअली एट दैट टाइम हमने वी आई की बजाय क्या पढ़ा था जी, हमने यू कहा था। तो यू कैन से यू आई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो उस वाले से देखा जाए तो ये जो आर एफ और आर एस है इसको हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहा था, और ये बराबर हो जाता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो उस वाले से हमारे पास जो है ये आपके पास इक्वेशन डेवलप हो जाती है, और यहाँ से हम कंप्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, द इनिशियल वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम बात करेंगे तो हम कहेंगे वी एक्स आई जो है वो एक्चुअली तौर पर वी आई कॉस थीटा है, और जबकि वी वाई आई जो है एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी आई साइन थीटा। सो द थर्ड वन थिंग जो है वो है द एक्स डायरेक्शन हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखिएगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। जबकि वाई डायरेक्शन इज़ फ्री फॉल, ये वाई डायरेक्शन जो है वो फ्री फॉल वाली डायरेक्शन देगी, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस जी के बराबर होगा। तो ये चार चीज़ें याद रखने वाली हैं, और यही हमारी बेसिक कैलकुलेशंस का पार्ट होगी। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इनको अडॉप्ट करते हुए चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो पहला इंटरेस्ट है कंप्यूट करने के हवाले से, दैट इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो इज़ नोन एज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ नोन एज़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वेरी सिंपल है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर करना होता है अपने हॉरिजॉन्टल पाथ के अंदर, एज़ यू कैन सी बॉडी ने ए पोजीशन से लेके ई पोजीशन तक पहुंचना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा इट विल बी नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आप इसको रेंज कहेंगे, और इस रेंज को कंप्यूट करने का तरीकाकार क्या होगा, बहुत आसान है। एज यू कैन सी ये डेरिवेशन किस तरह से की जा सकती है, वेरी सिंपल। द फर्स्ट derive the time taken for the projectile to reach maximum height. Since velocity is constant, direction zero, acceleration, we only need to consider the motion in the y direction, and can therefore be used as the one-dimensional kinematic equation। और ये वही वाली इक्वेशन है आर एफ आर आई वाली जो अभी हमने डिस्कस की, इसकी जगह आपके पास y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वी वाई आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वर्टिकल फॉर्म के लिए हमने लिख ली है। नाउ द इनिशियल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टेक ऑफ इज वी आई वाई इज इक्वल टू जीरो। और इनिशियली जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट किया तो वी आई वाई जीरो हो जाएगा। आल्सो एट मैक्सिमम रेंज द प्रोजेक्टाइल इज टर्न टू द सेम हाइट, सो वी वाई भी जीरो हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके पास जीरो हो जाएंगी, क्योंकि y से यहाँ पे भी y की वैल्यू ज़ीरो है, इनिशियल y वो भी ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है, और ये y भी ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल y ज़ीरो हो गया। वी वाई आई टी प्ल माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी। a जो था यहाँ पे प्लस कितना था, a की वैल्यू आपने अभी बताया था हमने कि वो किस तरह ली जाएगी, a विल बी कंसिडर्ड एज माइनस जी। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस जी टी आ जाएगा। तो रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गॉट हियर टी इज इक्वल टू टू वी वाई ओवर जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। टाइम इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर जो है वो सिंपल हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फाइंड आउट करना हो तो आपके पास क्या है, एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो आप एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एंड दिस एक्स इज इक्वल टू वी टी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एवरेज वेलोसिटी, और ये वी आई एक्स कंपोनेंट के हिसाब से लिया जा सकता है। एंड दिस आर विल बी कॉल्ड एस इज इक्वल कॉल्ड रेंज, और ये वी आई एक्स की बजाय आप लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आ जाएगा, और वो आ जाएगा जी टू वी आई वाई आई
ये y कंपोनेंट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये g की वैल्यू। तो वाई आई जो है वो बराबर हो जाता है आपके पास वी एक्स आई वी आई कॉस थीटा वी वाई आई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी जी 2 वी आई स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा 2 की फॉर्म में आ जाएगा। हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और इसको यूज़ करते हुए हमारी जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 8 वो बन जाएगी आर इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा आई ओवर जी आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है दैट इज रिलेटेड टू द साइन 2 थीटा। तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, तो एंगल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास 2 तरह के एंगल्स होते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट देखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मुराद है कि कोई भी 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, वो आपस में जब भी रेंज बनाएँगे, वो हमेशा सेम होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनकी रेंज एंगल्स तो डिफरेंट है बट द रेंज जो है वो ओवरऑल क्या है सेम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सबसे पहले वाले हिस्से को अगर देखें तो 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी वगैरह तो सेम है बट दोनों की जो रेंज है वो भी सेम है। तो आप देख सकते हैं इनका एंडिंग पॉइंट कॉमन है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये 15 डिग्री और ये 75 डिग्री है, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना बनता है जी? 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री बने, ऐसे 2 एंगल्स आपस में जिनका सम 90 डिग्री बनता हो, तो बेशक उनकी इनिशियल लॉस और उनकी इनिशियल वेलोसिटी वगैरह भी सेम हो, बट वो ओवरऑल आपको हमेशा क्या देंगे? सेम रेंजेस देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे दूसरे हिस्से के अंदर ये कौन-सा है जी? ये है जी 60 वाला पेयर और ये 30 वाला। आप देख सकते हैं 60 और 30 आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? एक तो हमारे पास है जी 60 ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री और इन दोनों के एंगल्स भी आपस में मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। हाउएवर इनकी रेंज इनका हाइट, इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होंगे बट दे हैव द सेम रेंज। तो आप देख सकते हैं 60 प्लस 30 तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा जी? ये सेम रेंज दे रहे हैं। तो ये है जी हिस्सा 60 प्लस 30 के लिए और ये किसके लिए था? ये था आपके पास 75 प्लस 15 के लिए था। ठीक है जी? एंड द नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि जो 45 है इसकी रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा है और 45 प्लस 45 90 डिग्री तो इट्स मीन दे हैव द सेम रेंज। तो इससे हम ये बात भी कंप्यूट कर सकते हैं कि रेंज के हवाले से अगर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए होगी तो यू हैव टू चूज़ द 45 डिग्री। तो ये 45 डी जो है वो आपको हमेशा आर मैक्स देगा। इस ग्राफ से हम ये निकाल सकते हैं। सेकेंडली अगर 2 प्रोजेक्टाइल्स को कंपेयर करना हो तो आप एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं जो कि 90 डिग्री के हिसाब से लिया जाता है और अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री आता है तो दोनों एंगल्स आपको रेंज जो है वो सेम देंगे बेशक उनकी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कैसे निकाली जा सकती है? बहुत सिंपल तरीकाकार है। आप इजीली कर सकते हैं। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। डेरिवेशन के लिहाज से देखा जाए एज यू कैन सी हियर कि ये प्रोजेक्टाइल थी और इसके मैक्सिमम जो डिस्टेंस है और वर्टिकल डायरेक्शन में अटेन किया है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट और इट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेट्स स्टार्ट विद द वन डायमेंशनल काइनेमेटिक इक्वेशन। वो है जी वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। सो दैट इज द थर्ड इक्वेशन लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 2as इज इक्वल टू लास्ट टाइम हमने बात की थी तो दैट वाज रिटन एज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे इस दफ़ा हमने वर्टिकली लेना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है y को हम h कह देंगे दैट इज़ बेसिकली बिकम्स 2 और a है तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा जी, हमने कहा था माइनस जी आएगा तो हमने यहाँ पे एक माइनस लगा दिया साथ में जी लगा दिया। अब
एक्स जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है बल्कि वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे वाई लगा दिया। और वी स्क्वेयर इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड यू स्क्वेयर इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें जो है फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इट विल बिकम ज़ीरो है, तो इट ज़ीरो स्क्वेयर माइनस यू आई वाई स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन हो जाती है सिंपली माइनस टू जी वाई इज इक्वल टू माइनस यू वाई स्क्वायर। ये वाई जो है दैट इज द मैक्सिमम हाइट। तो आप इस वाई को किस में लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिख के बताया हुआ है। जब आप ये काम करेंगे तो वी वाई कंपोनेंट और वी वाई जो है वो एच मैक्सिमम के इक्वल आ जाएगा, और आपके पास ये इक्वेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है जी। इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हैं तो वो आपके पास इक्वेशन आ जाती है। वी हैव हियर वी वाई आई यूनिट स्क्वायर ओवर टू जी इज इक्वल टू एच मैक्स। तो ये एच मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपके पास वैल्यू दे रहा है। और वी वाई का आई यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लगाना आपने, और वो बराबर होगा वी आई साइन थीटा आई। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 दोनों मिलके आपके पास मैक्सिमम हाइट जो दे रही है दैट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। तो दिस इज आवर हाइट। और ये जो है ये शो कर रही है कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी के हिसाब से होगी। और अगर आपने मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है तो एंगल कौन सा होना चाहिए, इस इक्वेशन से हम ये भी निकाल सकते हैं। देन एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री से आपके पास जो है वो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कंप्यूट किया जा सकता है। और ये मैक्सिमम अटेनेबल हाइट जो है वो 90 डिग्री के हिसाब से किया जाएगी। Similarly, we can also find the time of flight. The maximum time taken by the projectile to vertical distance attained by the, तो उस वाले से जो है attained by the projectile is known as height of flight. As you can see here, एक बॉडी जो है वो फॉर एग्जांपल उसने कितने टाइम के अंदर अपनी इस मुकम्मल रेंज को कवर किया है, इट इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ सिंपल वर्ड। बहुत आसान तरीका है। आपने वही इक्वेशंस को लेना है, इक्वेशन मोशन को एस इज इक्वल टू यू कैन से द इनिशियली वाई इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ इट इसके, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला ही है। ओवरऑल वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है, हमने जीरो पुट कर दिया। वी आई वाई टी माइनस ए की जगह हमने माइनस जी पुट करना होता है, तो आई पुट है जी, और ये माइनस फॉर्म इसकी बाहर आ जाएगी। तो वी हैव हियर जीरो इज इक्वल टू वी आई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये लिखा जा सकता है। इनको रीअरेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव उधर चला जाएगा, नेगेटिव उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी आई टी इधर का इधर ही है। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टू वी आई ओवर जी। तो वी आई वाई जो है कंपोनेंट उसको वो बराबर है वी आई साइन थीटा के। तो इसकी जगह हमने वी आई साइन थीटा पुट कर दिया जी, और टू वैसे का वैसा है। तो वी हैव हियर द फॉर्मूला एज टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो टाइम जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब आपके पास जो एंगल होगा वो अगेन 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के ऊपर जो है वो बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। साथ ही साथ बॉडी जो है उसका जो एंगल होगा इट विल बी 90 डिग्री। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। सो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के बारे में इसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किस तरह से निकाली जा सकती है। उसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। इसी तरह से आपने इसका हाइट के लिए निकाल लिया, इसी तरह आपने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकाल लिया। तो अब जो है वो किसी भी प्रोजेक्टाइल के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप जो है वो इन तीनों में से कंपाइल करके आंसर को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हमने अब करना क्या है, हमने प्रोजेक्टाइल मॉडल के हवाले से जो अननोन्स हैं उसको कंप्यूट करना होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। और हम इसको याद रखने के लिए अर्थ की बात करते थे और कहा था ए स्टैंड फॉर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आई स्टैंड फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, आर स्टैंड फॉर द रेंज ऑफ फ्लाइट, टाइम्स टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है, एच इज द हाइट ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपके पास फार्मूलाज भी डेवलप हो चुके हुए हैं। अब आपके पास जो है वो बस किसी अननोन को हमने
फाइंड करने का तरीक़ाकार को जस्ट अडॉप्ट करना है। तरीक़ाकार वही है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो हिंट्स थे वो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए हमने कि आपने री प्रॉब्लम को रीड आउट करना होता है, डायग्राम बना लें। अगर ये प्रोजेक्टाइल की डायग्राम है तो यू हैव टू ड्रॉ अ प्रोजेक्टाइल डायग्राम और आपने इसका इनिशियल पॉइंट लिख देना है, एंगल लिख देना है अगर पता है। आपने जो-जो चीज़ें अननोन हैं वो भी नोट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हाइट नहीं पता तो आप हाइट को मेंशन कर दें कि अननोन है। अगर आपको रेंज का पता है तो आप रेंज मेंशन करें कि इतनी है और इसके हिसाब से अगर आपने टाइम निकालना है तो फिर टाइम को भी मेंशन करते जाएँ कि वो कितना है। तो उस हवाले से आप ये सारी चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं। लेबल ऑल क्वांटिटीज़ और इन सबको आप श्योर करें कि उसके यूनिट सेम होंगे। यूनिट अगर सेम नहीं है तो उनको कन्वर्ट कर लें और उनमें से आपने कंप्यूट करना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमारा अननोन क्या है इन 5 पैरामीटर में से। ऑब्वियसली ये सारे 5 पैरामीटर जो हैं ये तो नहीं अननोन हो सकते, इनमें से 3-4 पैरामीटर दिए गए होंगे, 1 या 2 जो है वो आपने निकालने होंगे। तो इन्हें 1-2 निकालने के लिए आपने एप्रोप्रिएट काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फ़ॉर्मूला लगाना है। आपने अननोन को सॉल्व करना है और अपने रिज़ल्ट्स को कंपेयर करके देखना है। रिज़ल्ट को कंपेयर करने का तरीका का जो है वो 30 प्लस 60 वाली स्कीम जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कह रहे थे कि अगर उनके 90 डिग्री हैं, तो वो वाले तरीकाकार से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं या फिर आप जो है उ उनको एक-दूसरे के साथ डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमने सैंपल प्रॉब्लम रखे हुए हैं। आपको हम सबसे पहले न्यूमेरिकल शीट देंगे और सैंपल के लिए उसके ऊपर आंसर लिखे होंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम उसको प्रॉपर लेक्चर के थ्रू भी कर लेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन और एस्टिमेट करेंगे कि कौन-कौन से जो पैरामीटर्स हैं इफ़त के तौर पे हमने उन पैरामीटर को याद रखने के लिए टर्म बनाई थी। हम उन पैरामीटर्स को जो है वो 2 डायमेंशनल एंगुलर काइनेमेटिक इक्वेशंस के ज़रिए से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म के क्वेश्चन जो हैं, डिस्कशन जो है और कन्फ्यूजन्स को आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन के अंदर जो है डिस्कस कर सकते हैं। हमारी जो आप ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।